बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या है और उसमें हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट से हवाले से हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बेसिकली जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, प्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है। ठीक है, ऑपरेशन की बात की जा रही है। तो इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट जो स्ट्रेटजी होता है इज़ द फाउंडेशन फॉर द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, इंट्रोडक्शन से लेकर मेच्योरिटी तक, डिक्लाइन तक, समझ आ रही है। इस पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एक फाउंडेशन की हैसियत रखता है। एज प्रोडक्ट लीडर डिवेलप एंड एडजस्ट दियर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट लीडर जो होता है, जब वो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को डेवलप करता है या एडजस्ट करता है, दे ज़ीरो इन ऑन टारगेट कस्टमर, यानी कि ज़ीरो से ही क्या करता है, उसका टारगेट जो होता है वो कौन होता है, कस्टमर होता है, और एंड व्हाट दे नीड, और कस्टमर की नीड होती है। ठीक है ना, जब भी प्रोडक्ट लीडर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी डेवलप करता है, दिस इन्फॉर्म द स्ट्रेटेजिक पोजीशन नेसेसरी टू अचीव बिजनेस सक्सेस। ये आपको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे आप अपना पूरा बिजनेस जो होता है वो सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस में जो होता है आपका पूरा प्रोसेस आप एक ऑपरेशन के तहत परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और तमाम ऑपरेशन का मकसद जो होता है फाइनल कस्टमर होता है, कस्टमर नीड होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी पोजीशनिंग जो होती है बहुत ज़रूरी बन जाती है आपकी बिजनेस सक्सेस के लिए। वंस योर स्ट्रेटेजी डेफिनेशन इज़ कम्प्लीटेड, जब आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन या स्ट्रेटेजी जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यू कैन यूज़ इट शेप योर प्रोडक्ट डेफिनेशन। तो फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट डिफिनीशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, दिस इज़ व्हेन यू डिस्क्राइब द सोल्यूशन योर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट इसके बाद जो होती है आप अपनी प्रोडक्ट की जो सोल्यूशन होती है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेल प्रोवाइड एंड प्लान व्हाट यू विल बिल्ड एंड व्हेन, और आप इसके बाद जो होती हैं अपनी प्लानिंग जो होती हैं आप कर सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और कैसे बना सकते हैं और कब बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफिनीशन की जब हम बात करते हैं, ये आपको डिटेल प्रोवाइड करता है आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट रिलीजिंग से हवाले से, प्रोडक्ट फीचर्स के हवाले से, उसके यूज़र फ्लो के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तमाम चीज़ें प्रोडक्ट डिफिनीशन में क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बन जाती है आपकी प्रोडक्शन के हवाले से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जो होती हैं, इसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओवरऑल प्रोडक्शन की गुड्स और सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जहाँ तक डोमेस्टिक की बात होती है और एमएनईज मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज की बात होती है, फॉरेन इंटरप्राइज की बात हो रही है। ठीक है, तो नेचर के हिसाब से प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है ये एमएनईज का और डोमेस्टिक का जो होता है वो सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है? बिकॉज बोथ आर कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ लेबर एंड कैपिटल। समझ आ रही ना, दोनों का ताल्लुक किसके साथ होता है, लेबर एंड कैपिटल के साथ होता है। बोथ आर आल्सो इंटरेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, दोनों जो होते हैं किस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट भी होते हैं। मतलब ये कि दोनों जो होती है, दोनों को रिसर्च R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है फॉर द न्यू आइडियाज, फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइज ऑपरेशन। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज ऑपरेशन जिसकी बेस पे वो अपनी बिजनेस को, न्यू प्रोडक्ट लाइन को सक्सेसफुल बना सकते हैं और साथ साथ अपनी प्रोडक्शन और सर्विस एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो डोमेस्टिक बिजनेस हो या क्या हो, फॉरेन या मल्टीनेशनल एंटरप्राइज हो। ठीक है ना, तो डोमेस्टिक बिजनेस की जब बात की जाती है तो डोमेस्टिक फर्म जो होती है एमएनईज नीड टू ऑर्गेनाइज दियर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि डोमेस्टिक फर्म की तरह मल्टीनेशनल एंटरप्राइज को भी अपनी प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज की ज़रूरत होती है। दे कैन मिनिमाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट थ्रू द यूज़ ऑफ लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, जिस तरह डोमेस्टिक में आप लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री कंट्रोल के जरिए ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, तो इसी तरह फॉरेन में मल्टीनेशनल एंटरप्राइज में भी किया जाता है। ठीक है ना, कैनन का एग्जांपल दिया गया, रीलोकेट प्रोडक्शन टू चाइना ओनली इफ द लेबर अकाउंट फॉर ओवर 5% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है ना, समझ आ रही है कि ये इसका कैनन ने जो होता है अपनी प्रोडक्शन जो प्रोसेस था उसको रीलोकेट किया था, कहाँ पर, चाइना में। ठीक है ना, इस वजह से कि उसका जो लेबर कॉस्ट था वो 5% था, प्रोडक्शन कॉस्ट के 5% था।
ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हवाले से बात होगी। अब आते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह हमने कहा डिफाइन किया अगेन यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो MNEs जो होती है, नीट ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन मैनेजमेंट सो दे कैन मिनिमाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट थ्रू द यूज ऑफ द लॉजिस्टिक एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। सो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए मैनेजमेंट जो होती हैं क्या करती हैं, उसमें इंटीग्रेशन का सहारा लेती हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन जो स्ट्रेटजी होती है इसको मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी इट अलाउ फर्म टू गेन कंट्रोल, ठीक है। इट अलाउ फर्म टू गेन कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर एंड और कंपटीटर्स, ठीक है ना। ये आपकी क्या कहलाती, इंटीग्रेशन कहलाती। समझ आ रही, सिंपल अल्फाज में इसको कहते हैं किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको पता है, ठीक है, तो अच्छा इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक 3 आपके पास स्टेप्स हैं या प्रोसेस है। एक आपके पास सप्लायर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। बैकवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारे पास, ठीक है, एक बैकवर्ड होता है, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो जहां तक बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की है कि द ओनरशिप ऑफ द इक्विटी एसेट यूज अर्लियर इन द प्रोडक्शन साइकिल सच एज एन ऑटो फर्म डेट एक्वायर स्टील, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि इसका मतलब है कि बोथ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एंड रिटेलर, जो एक मैन्युफैक्चरर होता है एक रिटेलर, परचेज इज नीड मटेरियल फ्रॉम ओनली सप्लायर, यानी कि क्या करते हैं, एक सप्लायर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो वो क्या करते हैं, यानी कि ओवरऑल जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो एक ही सप्लायर यानी कि सप्लायर जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, ऑफ सीकिंग ऑनरशिप, और जिसको कहते हैं और इंक्रीज ओवर कंट्रोल ऑफ द फर्म सप्लाई, यानी कि फर्म सप्लायर को कंट्रोल करना। समझ आ रही ना, ठीक है। तो सप्लायर जिस तरह मैंने कहा किसी फर्स्ट सप्लायर होता है, फिर वो मैन्युफैक्चरर आता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होती हैं, ठीक है। तो सप्लायर कंट्रोल जब किया जाता है तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है, सही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में मैं ज़रा डिटेल में बता दूं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्यों किया जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट सप्लायर जो होता है वो एक्सपेंसिव हो, अनरिलायबल हो या अनकेपेबल हो, तो इस वजह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया जाता है। या आपका सप्लायर जो होते हैं स्मॉल हो, या आपका कंपटीटर्स लार्ज हो, देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सहारा लिया जाता है। इसी तरह आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग रैपिडली, कह सकते हैं कि जब रैपिडली ग्रो कर रही हो तब आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसी तरह में अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल भी हो, ह्यूमन रिसोर्स भी हो एक न्यू बिजनेस मैनेज करने के लिए, तो भी वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकती है, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट सप्लायर जो होता है, जो आपका प्रेजेंट सप्लायर होता है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला हो, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो होता है वो ज़रूर होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप अपनी न्यू सप्लायर जो होता है उसको कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है ना। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन नीड क्विकली एक्वायर अननीडेड रिसोर्सेज, या नीडेड रिसोर्सेज जो उसकी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा एक्वायर होती है, क्विकली रिक्वायर्ड होती है, तो भी वो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ज़रिए जो होता है सप्लायर पर कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हवाले से हो गया। सेकंड हमारे पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, द परचेज ऑफ एसेट और फैसिलिटी डेट मूव द कंपनी क्लोजर टू द कस्टमर such as computer manufacturer that acquire a retail chain which specialize in computer product use the study to homogeneous consumer test to determine of national identity, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास क्या है, जिस तरह मैंने कहा कि 3x में एक आपके पास सप्लायर होता है, एक आपके पास मैन्युफैक्चरर होता है और एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप सप्लायर पर कंट्रोल हासिल करते हो उस स्ट्रेटेजी में, ठीक है ना। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उस पर कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बन जाता है। इन्वॉल्व गेनिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ठीक है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जो भी होता है, तो जब आप उस पर कंट्रोल करते हो कि ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बन जाता है, ठीक है ना।
समझ आ नहीं इसमें। जब इसको ज़रा कहते हैं कि फॉर इंटीग्रेशन इंक्रीज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर जो होता है टुडे परसुइंग फॉर इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी बाय एस्टेब्लिशिंग वेबसाइट टू डायरेक्टली सेल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है ना, आजकल जो बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। किसके जरिए, बाय एस्टेब्लिशिंग वेबसाइट्स, मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट बनाकर जो होती हैं उसके ज़रिए फाइनल कंज्यूमर तक जो होते हैं प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है ना, तो भी वो भी जो होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल आपके पास जो फ्रेंचाइजिंग है, इफेक्टिव फ्रेंचाइजिंग जो आजकल जो यूज़ किए जा रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग ओपन किए जा रहे हैं, तो ये भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के जो होता है कंसेप्ट में आता है। ठीक है ना, व्हेन टू डू अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, ठीक है, तो ये जिस तरह बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा कि आपके पास जो करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपके करंट डिस्ट्रीब्यूटर आपका अनरिलायबल हो, एक्सपेंसिव हो या इनकेपेबल हो, तो क्या किया जाता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया जाता है। इसी तरह आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है अनेबल टू जनरेट कंपीटेटिव एडवांटेज, आपके कंपीटेटिव एडवांटेज हासिल में अनेबल होता है, तो आप क्या करते हो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हो, उसके जरिए जो होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल हासिल करते हो। ठीक है ना, इसी तरह आपके पास कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, अपनी ओन डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, तभी जो होते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ठीक है ना, बिजनेस करते हैं। इसी तरह आप जो करंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आपका हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है, तो भी आप क्या करते हो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होती हैं वो कंट्रोल करते हो। इसी तरह आपका स्टेबल प्रोडक्शन इज़ हाई, यानी कि आपकी प्रोडक्शन लेवल जो है बहुत हाई है, स्टेबल है, तो भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए आप अपनी क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होती है वो ओपन करते हो, तो ये आपकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बन जाती है। ठीक है ना, इसके बाद आपके पास लास्ट जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, विच इज़ द एक्विजिशन ऑफ द फर्म इन द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, सच एज कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपटीटर। समझ आ रही है कि आप क्या करते हो, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप क्या करती हो, सीकिंग ऑनरशिप ऑफ द और इंक्रीज कंट्रोल ओवर द फर्म कंपटीटर, आपका जो कंपटीटर्स होती हैं उसको पर आप कंट्रोल हासिल करते हो। ठीक है ना, यानी कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस को क्या करते हो, एक्वायर कर लेते हो, परचेज कर एक्वायर कर लेते हो। ठीक है ना, बिजनेस जो होता है इसमें जो होता है आप तो मर्ज किया जाता है, या एक्विजिशन करना, या टेक ओवर अमंग कंपटीटर्स। समझ आ रही ना, ठीक है ना, तो आप दूसरे बिजनेस को क्या कर लेते हो, एक्वायर कर लेते हो और अपने बिजनेस सेटअप को एक्सपेंड कर लेते हो। ठीक है, तो इससे आपको जो होती हैं बहुत एडवांटेज हासिल हो सकता है, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जब किया जाता है, ठीक है, तो इसके भी कुछ एडवांटेज कह सकते हैं कि वन ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट इन ग्रोइंग इंडस्ट्री। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इंडस्ट्री में कम्पीट कर रही है जो ग्रो कर रही हो, तो उसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसी तरह व्हेन इंक्रीज इकोनॉमी ऑफ द स्केल प्रोवाइड मेजर कम्पिटिटिव एडवांटेज, इकोनॉमी ऑफ द स्केल जब इंक्रीज हो रहा हो, उससे कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया जा सकता हो, तो उस सूरत में भी क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया जाता है। या इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के पास जो होता है कैपिटल भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन टैलेंटेड पीपल भी होते हैं, टैलेंटेड इनके एक्सपर्ट भी होते हैं। ठीक है, और वो अपनी जो बिजनेस मर्जिंग या एक्विजिशन के जरिए जो जब वो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पास ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं। ठीक है, ह्यूमन टैलेंटेड पीपल होते हैं या कैपिटल होता है, तो भी वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ठीक है ना, इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हासिल करने के लिए भी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की जाती है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि सपोज आप एक बिजनेस को, जब आप एक इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री को आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो, तो आपकी इंडस्ट्री जो होती है एक्सपेंड हो जाती है, तो कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी मोनोपोलिस्टिक करेक्ट पोजीशन बन सकती है बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में इंटीग्रेशन क्या वाली, जिससे आपकी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जो होती है वो डिफाइन होती है और प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा देयर आर सिमिलर चैलेंज इन इंडस्ट्रियल एरिया व्हेन एमएनईज मस्ट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट लेबर प्रैक्टिसेस एंड वेजेस रेट। ठीक है ना, और भी कई चैलेंजेस होते हैं जो बिजनेस जो होती हैं, एमएनईज जो होती हैं वो फेस करती हैं लेबर प्रैक्टिसेस के लिहाज से, वेजेस रेट के लिहाज से। ठीक है ना, बाजू का जो होता है, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मल्टीनेशनल आर ऑफन अंडर प्रेशर फ्रॉम द होस्ट गवर्नमेंट। ठीक है ना, जब आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में बिजनेस करते हैं तो वो क्या करता है, दूसरी कंट्रीज़ की जो होस्ट गवर्नमेंट होती है वहाँ पर प्रेशर डालते हैं कि आप उसी कंट्री की जो लोकल सप्लाईज है, सोर्स ऑफ सप्लाईज है वो यूज़ करें, लोकल वर्कर्स को जो होते हैं हायर करें।
ठीक है ना। होम कंट्री मैनेजर और सुपरवाइज़र जो होते हैं उनको ट्रेन करें, ठीक है। सो ये उनकी कंट्री की होस्ट नेशन की जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है उनको इम्प्रूव करना, ये तमाम जो होती है होस्ट कंट्री की तरफ से प्रेशर होता है, तो नॉर्मली ये बिजनेस के लिए वो चैलेंज बन जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कास्ट अक्सरों का जो होता है प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह फाइनेंसिंग ऑपरेशन जो होता है ये भी एक प्रोडक्शन चैलेंज होता है बिजनेस के लिए, ठीक है ना, कि बिजनेस जो होती हैं वो जो होती है लोकल बोरोइंग सोर्स यूज़ करें, इंटरनेशनल बोरोइंग सोर्स अगर वो यूज़ करता है बिकॉज ऑफ द लोकल, ठीक है, तो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो फॉलो करता है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट हो सकता है बाय फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की वजह से, इंटरनेशनल टैक्स लॉ की वजह से, ठीक है, या गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द कैपिटल की वजह से जो होता है वो फेस करता है, समझ आ रही ना। इसी तरह बिजनेस जो होती हैं M&A need to know where they are in the production cost curve in each country as well as globally so as to exploit any cost advantage with appropriate organization structure, समझ आ रही है। तो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना जो होता है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस की, ठीक है, और इसी कॉस्ट एडवांटेज के लिए क्या करता है वो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है, ठीक है, समझ आ रही, ठीक है। यहाँ पर टोयोटा का एग्जांपल भी दिया गया है, तो फिर आप इसको कम्प्लीटली डिटेल मेरे साथ बुक से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी हो गया, और वो इसके साथ साथ जो आपके इंटीग्रेशन कंसेप्ट था ये भी इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी था जो नॉर्मली इंटरनेशनल बिजनेस में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।